हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपिक सॉल्यूशन। आज हम टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम होगा डिप्रिसिएशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस टॉपिक। ये क्लास नंबर 1 है डिप्रिसिएशन की क्लास 2 में हमने बेसिकली इसके पूरे कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले समझते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज इन अ बिजनेस में यूज होने के कारण जो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, या पैसेज ऑफ टाइम में के कारण एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, या ऑब्सोलेंस के कारण एसेट में डिक्रीज आता है। कुल मिला के डिप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू जो पहले थी अब वो नहीं रही, उसकी वैल्यू हो गई है डाउन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेप्रिसिएशन ये आपको पीपीटी से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये बेसिकली एक कार है। ओके, एक कार, अगर आपने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार आपने परचेज करी है। कार आपने परचेज करी, अभी अभी आपने परचेज किया 5 lakhs में। आज से 5 साल बाद इस कार की वैल्यू क्या रहने वाली है? आज से 5 years बाद, डिपेंड्स अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन, लेके चलते हैं इस कार की वैल्यू है सपोज 2 लाख। और आज से और 5 साल बाद इस कार की क्या वैल्यू है? आज से और 5 साल बाद सपोज सेम कार वैल्यू हो जाएगी काफ़ी कम, 50,000 अराउंड, या कभी कभी तो उतनी भी नहीं रहती वैल्यू। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वैल्यू 5 लाख से 2 लाख हुई, 2 लाख से सीधा पहुंच गई सपोज 50,000 में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवरऑल हियर। ओके, नाउ मूविंग। डेप्रिसिएशन का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की जाती है। AS6 क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करना है, यहाँ जो एसेट आती है, कवर होती है, वो कौन सी एसेट होती है? वो होती है डेप्रिशिएबल एसेट। मतलब एसेट दो तरीके की होती है, एक एप्रिशिएबल, एक डेप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा डेप्रिशिएबल एसेट पे। ओके, एप्रिशिएबल एसेट का एग्जांपल लेते हैं। लैंड एक एप्रिशिएबल एसेट है। आज लैंड आपने 1 लाख रुपए खरीद में सपोज लिया है, तो 10 साल बाद लैंड की वैल्यू 1 लाख से तो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। और डेप्रिशिएबल एसेट हमारे एग्जांपल में हमने कार का एग्जांपल लिया था। कार सपोज आज आपने 1 लाख की एक नैनो खरीद ली, और 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से उस नैनो का 10,000 रुपये भी कोई देगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज होती है, यहाँ आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Depreciation is allocated as to charge the fair proportion of depreciation in each accounting period during the expected life of the asset. Depreciation accounting standard 6 बोलता है आपको उतना चार्ज करना है जितना फेयरली एसेट यूज होगी। सपोज कोई एसेट आपने परचेज करी, कार ही परचेज करी, तो कार की लाइफ क्या होती है? हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। ओके, कार की लाइफ सपोज आप 10 साल एस्टिमेट करते हैं, तो 10 साल में पूरी कार की वैल्यू को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। ओके, सो दैट इज द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। आपको क्या लगता है कार की होनी चाहिए, एसेट की होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स whose useful life is predetermined. अमोर्टाइजेशन यहाँ पर इंक्लूड होता है जहाँ पर यूजफुल लाइफ प्री डिटरमाइंड होता है। अमोर्टाइजेशन का मतलब समझते हैं एक बार क्या होता है, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डेप्रिशिएबल एसेट एक बार देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। डेप्रिशिएबल एसेट्स आर एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, डेप्रिशिएबल वो एसेट्स पे अप्लाई होता है जो एक से ज़्यादा ईयर तक चलेगी, 1 ईयर से ज़्यादा ईयर तक चलेगी, जिसकी लाइफ लिमिटेड रहती है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद द एक्सपायरी डेट, and that are held by the enterprise for the production
और सप्लाई ऑफ गुड्स और यूज फॉर रेंटल पर्पज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ये सेल पर्पज से आपने नहीं लाया, आपका इंटेंशन है इस एसेट को लाने का, आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, बिजनेस यूज करेंगे इस एसेट का, तभी आप एलिजिबल हैं उस एसेट पे डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। जो गुड्स आप बेचने के पर्पज से लाए हैं, सेलिंग पर्पज से लाए हैं, उस गुड्स पर आप डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ डिप्लेशन क्या होता है? डिप्लेशन मतलब फिजिकल डिटोरिएशन, फिजिकल तरीके से नुकसान पहुंचना, जैसे कि एग्जॉशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, ऑयल वेल की, एक पर्टिकुलर ऑयल वेल कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की क्षमता होती है, जैसे खदान मैंने बोला, माइंस बोल लिया। एक माइंस का एस्टिमेट किया जाता है कि इस माइंस में इतने टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, सपोज कोल की माइंस है तो एक पर्टिकुलर कोल इतना एक्सट्रैक्शन होने के बाद, डिफाइंड एक्सट्रैक्शन होने के बाद, जैसे जैसे आप कोल निकालते जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वैल्यू उसकी कम होते जाती है, बिकॉज फिजिकल नुकसान होता है, फिजिकल डिटोरिएशन होता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन। ओके, तो यहां पर ऐसे टाइप के एसेट्स में, इस टाइप के एसेट लाइक क्वारीज, माइंस, ऑयल वेल, इस टाइप के एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी कितना आपने एक्सट्रैक्ट किया या प्रोड्यूस किया, उस बेस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? Amortization refers to economic deterioration. Economic deterioration means basically amortization उस assets पे होता है जो कि intangible होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, like goodwill, patent, trademark, copyright, etc. इनका legal value सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट होता है, आप किसी की गुडविल देख नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस वैल्यू ओनली एग्जिस्ट इन द पेपर ओनली। ओके, तो ऐसे टाइप में, इस टाइप की एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को AS6 बोलता है। आपको रीजनेबल पीरियड ऑफ एसेट में इसको अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइजेशन मींस इंटेंजिबल एसेट पे जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन। ओके, नाउ when the part of the intangible asset is written off, it is called amortization, as we have discussed earlier. अब देखते हैं वर्ड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है। ऑब्सोलेंस मतलब इकोनॉमिक डिटोरिएशन ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण आपकी चीज अब हो गई है आउटडेटेड, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, चेंज फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसके कारण आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई, उसमें कमी आ गई उसकी वैल्यू में, दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। उस कमी को, जो एसेट की, जो संपत्ति के मूल्य में कमी आई है, उस कमी को हम बोलेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। दैट डेप्रिसिएशन पॉइंट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। ओके, डेप्रिसिएशन इज अफेक्टेड बाय ऑब्सोलेंस एज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसके कारण डिक्रीज होता है। अब कॉजेज देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के सिंपल कॉजेज हैं। पहला कॉजेज वियर एंड टियर। नॉर्मली हम गुड्स, बिजनेस एसेट्स को बिजनेस में यूज करेंगे, एसेट्स को बिजनेस में यूज करने के कारण क्या होगा? वियर एंड टियर आएगा, मतलब वो चीज़ें क्या होगी, कभी कभी खराब हो जाएंगी, खराब होने के बाद फिर हम रिपेयर कराएंगे, फिर सपोज कुछ टाइम चलने के बाद वो एसेट खराब होगी। तो जनरली एज द टाइम गोज दिस थिंग हैपन्स। फिक्स एसेट है परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज इन द बिजनेस। लगातार यूज होने के कारण क्या होगा कि इसमें वेयर एंड टेयर का प्रॉब्लम आएगा, वो खराब भी हो सकती है। पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी डिप्रिसिएशन अप्लाई होता है। हर एसेट की एक सर्टेन इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ रहती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो लाइफ डिक्रीज होती जाती है। एवरी एसेट कम विद द एक्सपायरी डेट। जैसे आपने आज टू व्हीलर खरीदी, वो एक सर्टेन टाइम बाद आउटडेटेड हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी बिकॉज नए नए मॉडल कंपनी लॉन्च करेगी। ओके, तो आउटडेटेड होने के कारण आपके टू व्हीलर की प्राइस भी गिरती जाएगी सब्सिक्वेंटली डे बाय डे। That is the reason every asset has a certain economic useful life.
तो सर्टेन एसेट लाइक लीज हैव द सर्टेन लीगल लाइफ, लीज की उतनी लाइफ होती है जो लीज एग्रीमेंट में लिखा होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ एसेट गोज डाउन इवन मे नॉट बी एक्चुअली यूज इन द बिजनेस. कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन हमने डिस्कस कर दिया. डिप्लीशन बेसिकली वेस्टिंग एसेट पे होता है. वेस्टिंग एसेट लाइक मींस नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल या कोई भी टाइप के मेटल्स आप बोल लीजिए, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. ऑफनली नोन एज द वेस्टिंग एसेट. यहाँ पर दिया हुआ लाइक माइंस, ऑयल क्वेरीज. ऑब्सोलेंस होता है नई टेक्नोलॉजी के कारण आने के कारण जो अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. एक्सीडेंट के कारण यदि कोई दुर्घटना हो गई एसेट के कारण तो एसेट की वैल्यू में भी डिक्रीज आता है. दैट इज द रीजन एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आता है. और परमानेंट फॉल इन द प्राइस. अगर वो चीज की सपोज हमने कार खरीदा 1 मंथ पहले 5 लाख की और अभी कुछ रीजंस के कारण कार में हेवी डिस्काउंट चल रहा है, वही कार 4 लाख की मिल रही है, तो यहाँ पर सेम कार के पीछे हमारी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी 1 लाख रुपीज से. ओके, परमानेंट फॉल आया मार्केट प्राइस में. ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन का? ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट हो, हमारी एसेट जो रिपोर्ट होगी वो एक्चुअल वैल्यू पे रिपोर्ट हो. जितना वैल्यू मार्केट में उसका मिलेगा उसको यदि हम सेल करने जाएंगे तो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलनी चाहिए. प्रॉपर वैल्यू में होगी तभी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी. अरेंजमेंट, ताकि हम अरेंजमेंट करें, हमको वैल्यू हमारे एसेट की पता रहे ताकि जब एसेट हमको रिप्लेस करना हो तब हम फंड अरेंज करके रखें. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको एक्यूरेट पता चले, बिकॉज एसेट का जो वैल्यू लेस हो रहा है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही चार्ज करेंगे. एसेट जितना जितना डिप्रिशिएट होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की उतनी वैल्यू बनेगी. Now, comply with the legal provision और most important tax benefit, because depreciation का expense है वो allowed होता है under the income tax act. under income tax act, income tax act में depreciation का खर्चा allow होता है, depreciation allow होता है. मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, बेसिकली हम तो दो, वैसे तो बहुत सारे मेथड से डिप्रिसिएशन के, बट हम हमारे कोर्स कंटेंट में दो ही मेथड है हमको डील करना है. पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है. और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में देखते हैं. यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे होता है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे होता है, एवरी ईयर चार्ज होगा. ओके, इसी रीजन के कारण जो यदि आप एनुअली चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन वो फिक्स रहता है. दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नेम एज स्ट्रेट लाइन मेथड. इसको एक नाम और दिया गया है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. आपको सारे नाम याद करने बहुत जरूरी है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एज द डिप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. स्ट्रेट लाइन मेथड का ये हमारा फॉर्मूला है. फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बोलता है. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ. सपोज एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, हम एस्टिमेट करते हैं कि 10 साल वो हमारा साथ देगी और 10 साल बाद उसको कबाड़ी को बेचेंगे तो 5,000 रुपये मिल सकता है. ये हमने एस्टिमेट किया. तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4,95,000 माइनस करके हमको वैल्यू मिलेगी. हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 भागों में. हम हर बार हर साल कितना चार्ज करेंगे? 49,500 हम ईच ईयर चार्ज करेंगे. कब तक चार्ज करेंगे? 10 साल तक. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. और हर साल हम 49,500 से एसेट को डिक्रीज करेंगे. Okay, now moving on to the next point, straight line method. We have discussed it.
सेम स्लाइड, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 1,75,000, 1,75,000 की मशीन है। इंस्टॉलेशन पे हमने खर्चा किया 45,000। उस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, और 10 साल बाद जब उस मशीन को सेल आउट करेंगे तो 20,000 रुपये मिलेगा। हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, SLM। SLM मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए इसमें कैसे करना है। 1,75,000 मशीन की वैल्यू है, और आपने 45,000 खर्चा और किया है मशीन के इंस्टॉलेशन पर, तो टोटल वैल्यू हो गई मशीन की 2,20,000 की वैल्यू। ओके, दैट इज द टोटल वैल्यू। फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ। ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 2,20,000। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 20,000 रुपए दी हुई है कि एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, कि 10 साल बाद ये मशीन का कितना मिलेगा, तो 20,000 अमाउंट दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से। तो हमको ये जो अमाउंट मिला 20,000, दैट इज अ एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर अस। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में एज यू नो कि डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से देखें तो 20,000 ईयरली सेम रहने वाला है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरिट्स आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन करना। एसेट कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कोई विंडो ड्रेसिंग इसमें नहीं होती। विंडो ड्रेसिंग मीन्स आप वैल्यू ज़्यादा करें या कम करें अपनी सहूलियत के हिसाब से, अकाउंट से छेड़छाड़ करना इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। ओके, ताकि हम प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेशन होता है बेसिकली यहाँ पर। ओके, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर चार्ज किया जाता है। डीमेरिट्स ये है, अनइवन चार्ज अगेंस्ट इनकम, बिकॉज इनकम जो है वो डिपेंड करती है आपके परफॉर्मेंस। हर साल इनकम सेम हो ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है हर साल सेम इनकम, बट डिप्रिसिएशन का हर बार सेम होना, दैट इज़ वेरी अनफेयर, बिकॉज every year income is not same, so how could the depreciation can be same every year? Okay, बिकॉज एवरी ईयर आप सेम टाइप का यूज तो नहीं करेंगे उस मशीन का, तो डेप्रिसिएशन भी सेम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बोला गया। और सब्सिक्वेंटली हम उस पर रिपेयर्स भी करवाते हैं, तो रिपेयर्स प्लस डेप्रिसिएशन का पार्ट गेट्स वेरी इंक्रीज। Now we have come to the written down value method. Written down value method is also known as reducing installment method या reducing balance method. एक बार पढ़ते हैं टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स रेट पे चार्ज होता है, द बैलेंस रिड्यूस होता है एवरी ईयर। फर्स्ट तो हम ओपनिंग तो फिक्स रेट पे चार्ज करते हैं, और जैसे जैसे ईयर पास होता है डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो चार्ज करते हैं वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, WDV बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज हायर देन द चार्ज एट स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए, अगर हमने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, रेट लिया है 16.67% का, डेप्रिसिएशन का रेट कितना लिया है, 16.67% का रेट लिया है। हम ऑलवेज यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, WDV मेथड में आप हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। आपको ओपनिंग वैल्यू पे ही चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, और कहीं कुछ आप चार्ज नहीं कर सकते। तो 77,760 का आप 16.67% करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। सब्सिक्वेंटली आपकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी, एंड जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू होगी वो ओपनिंग बनेगी, एंड ओपनिंग वैल्यू पे आपको चार्ज करना है ये अमाउंट। जो भी डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हुआ है सारे के सारे ओवरऑल ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज हुए हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो।
मेरिट्स ऑफ WDV सिंपल होता है कैलकुलेशन में, इक्वल चार्ज अगेंस्ट द इनकम, जैसी जैसी इनकम हुई है, जितना रिपेयर हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। प्रेशर नहीं आता अनड्यू, और अप्रूव टैक्सेशन, ये मेथड को टैक्स अथॉरिटीज अप्रूव करते हैं। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हर ईयर डिप्रिसिएशन का जो रेट है, जैसे जैसे एसेट की लाइफ डिक्रीज होती है, कम हो रहा है धीरे 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 धीरे। ओके, और जो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, बिकॉज ओपनिंग वैल्यू ज़्यादा थी यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों चार्ट्स में आप कंपैरिजन देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम के साथ साथ डिप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है एज बिकॉज रिपेयर ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ टाइम के साथ साथ डिप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, डीमेरिट्स ये है, डिफिकल्ट इन डिटरमाइनिंग रेट, एक परफेक्ट रेट नहीं मिलता डिप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट फैक्टर इग्नोर्ड होता है यहाँ पर, और नो प्रोविजन फॉर द फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, इसमें प्रोविजन नहीं किया जाता रिप्लेसमेंट के लिए फंड्स की। और सर्टेन डीमेरिट्स भी और हैं, एसेट कैन नॉट बी कम्प्लीटली राइट ऑफ एट द लास्ट, एसेट की सम वैल्यू रिमेन हो जाती, कुछ वैल्यू बच जाती है WDV मेथड में अगर हम जाते हैं तो। ओके, सारी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती। नो इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ वी आर द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो में अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने पे यूट्यूब इसको प्रमोट करता है। चैनल अच्छा लगे और अपडेट रहना चाहते हैं हमारी अपकमिंग वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ डिप्रिसिएशन।